हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पे। और आज आपके लिए हिंदी में टॉपिक लेकर आया हूँ संज्ञा का भाग 2। इसके पहले वाले भाग में संज्ञा में हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए और उस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को देखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ हिंदी का। और भी जो है उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं उनके लिए भी ये कार्यगर होंगे, उनके लिए भी ये काम करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग इसकी बात के क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो अभी हम भाववाचक संज्ञा और पढ़ाना बाकी है। और जातिवाचक संज्ञा में दो संज्ञा और आती हैं, एक समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ अंतर बताना चाहता हूं। जहां किसी एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जहां कई व्यक्ति वस्तु स्थान जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये चीज परिभाषा में आप पढ़ चुके हो। आओ थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम कहें कवि, तो कवि में कई लोग हो जाएंगे। उन कवियों में जैसे एक हो गए सूरदास। अगर हम सूरदास बोले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। रहीम बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मीरा बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। लेकिन कवि की श्रेणी में सब आते हैं, तो कवि क्या हो गया? कवि एक जातिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं, जैसे नदी। क्या है? नदी। इसमें हम ले लिए, मान लीजिए गंगा। तो गंगा एक नदी है, ठीक। यमुना एक नदी है, ब्रह्मपुत्र एक नदी है, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदी हैं। लेकिन जब नाम लेते हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के में जाएंगी। और जब हम सिर्फ नदी बोलेंगे तो नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो जहां अनेक वस्तुओं का बोध हो वह जातिवाचक होता है, ठीक है। जैसे अगर हम ले पर्वत, ठीक है। पर्वत में हम लिए हिमालय एक पर्वत है, विंध्याचल एक पर्वत है, एंडीज एक पर्वत है, ठीक है, रॉकी एक पर्वत है। हाँ, लेकिन पर्वत क्या है? पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, और हिमालय नाम ले लिए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी विशिष्ट या निर्दिष्ट वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम अगर लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे अगर कहें नगर में, चौथा नंबर देखिए, नगर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम कहें स्त्री में किसी का नाम ले ले, जैसे राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्री जो है जाति है, जातिवाचक संज्ञा। पुरुष उसी तरह से, कृष्ण, ठीक। कृष्ण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुरुष जो है जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, ठीक है। पुस्तक जो है वह जातिवाचक संज्ञा, और लिख दें पुस्तक में रामायण पुस्तक जो है, वो रामायण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, और पुस्तक जो है जातिवाचक में आ जाएगा। इसी तरह हम लिख दें कोई त्योहार, ठीक है, त्योहार। अब इसमें लिख दें मान लीजिए होली, तो होली क्या है? होली व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, और त्योहार जो है वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर हम लिख दें देश, तो देश जातिवाचक संज्ञा में है, और किसी देश का नाम लिख दिए, जैसे अपना प्यारा भारत, तो भारत अगर लिख दिए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इस तरह से हम लोग जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है।
और आशा है कि आप भी समझ गए होंगे। जहां एक ही निर्दिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिससे कई वस्तु, स्थान और व्यक्ति का बोध हो जाए वह जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अब आप अगली जो है हेडिंग दे सकते हैं, अब मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो कॉपी कलम लेकर बैठें, और अगली जो हेडिंग होगी आपका समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अब इसकी परिभाषा आप थोड़ा सा नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप कर लीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तु, ठीक, का वस्तुओं के समूह का बोध हो, एक ही जाति के वस्तुओं का समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो, वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं का समूह जैसे चाबी का गुच्छा, ठीक है, और कपड़ों का ढेर, ठीक है, ये सब जो है यानी वस्तुओं के समूह का जब बोध होता है तो वह समूहवाचक संज्ञा होती है। और समूहवाचक संज्ञा को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक, व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्यक्तियों के समूह में हम लिख सकते हैं कक्षा, क्लास, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कक्षा। कक्षा में एक नहीं कई लड़के रहते हैं तो समूहवाचक संज्ञा है। सेना, ठीक है, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, ये सब क्या है? ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक संज्ञा है, माने व्यक्तियों का समूह है, ये व्यक्तियों का समूह है, यानी ये समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा भी एक समूहवाचक संज्ञा है, सेना भी एक समूहवाचक संज्ञा है, संघ भी एक समूहवाचक संज्ञा है, टुकड़ी भी एक समूहवाचक संज्ञा है, गिरोह भी एक समूहवाचक संज्ञा है, और दल भी एक समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो ये व्यक्तियों का समूह, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे यानी जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के अनेक वस्तुओं के समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा, व्यक्ति को भी समूह के अंदर हम रख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग बात करते हैं अगला, वस्तुओं का समूह। जैसे व्यक्तियों का समूह हुआ वैसे वस्तुओं का कुछ समूह देखिए। वस्तुओं का समूह, इसमें हम कह सकते हैं कुंज, ढेर, कुंज, ढेर, गट्ठर, गट्ठर, गुच्छा, ठीक है। तो ये सब जो है ये वस्तुओं के समूह में आ जाएंगे। जैसे घोड़े का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, घोड़े का ढेर लगा हुआ है, ढेर कई बार कई जगह घोड़े हैं उनका ढेर लगा हुआ, कई वस्त्र रखे हुए हैं उनका गट्ठर बना के रख दिए तो वस्तुओं का गट्ठर बन गया, कपड़ों का गट्ठर बन गया, ठीक है, चाबियों का गुच्छा बन गया, कई चाबियां हैं उसको एक जगह पिरो दिए तो वो चाबियों का गुच्छा बन गया। तो ये जो शब्द हो गए कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा, ऐसे जो शब्द आएंगे जिनसे अनेक वस्तुओं का समूह का पता चले, ठीक है, तो वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। तो समूह व्यक्तियों का भी हो सकता है, समूह वस्तुओं का भी हो सकता है। व्यक्तियों के समूह में जैसे हमने उसको बताया, जैसे कक्षा है, क्लास है, तो क्लास में एक लड़का तो होगा नहीं, कई लड़के होंगे तो वह जो है वह भी समूहवाचक संज्ञा होगा। सेना, सेना में एक सिपाही तो होगा नहीं, कई होंगे तो वह भी एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, दल, संगठन, हाँ, पार्टी,
हाँ, और टुकड़ी, ठीक है, टीम, ये सब जो है वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में लिख लीजिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं, जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं, हाँ, लेकिन गिन नहीं सकते, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो ऐसे वस्तुएं जिनको हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए, आप धातुओं के कुछ नाम देखिए। धातुओं के कुछ नाम देखिए। अब जैसे देखिए, सोना, चांदी। जैसे सोना को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। जैसे नाप तौल सकते हैं, 1 रत्ती सोना, 2 रत्ती सोना, 1 भरी चांदी, 2 भरी चांदी। ठीक है, तो चांदी, सोना, लोहा, तांबा, ठीक, तांबा, हाँ, इत्यादि। तो जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, वे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पदार्थों के नाम, कुछ पदार्थों के नाम हम लिखते हैं। कुछ पदार्थों के नाम में आ जाएगा, जैसे दूध, ठीक है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, दही, घी, तेल, पानी, चाय, कॉफी, ये सब जो है ये नाप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, तो इन्हें हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और जिनको हम लोग गिन सकते थे, समूहों में काउंट कर सकते थे, वह समूहवाचक संज्ञा में आते थे। लेकिन अब आप जान जाइए कि ये जो दोनों मैंने पढ़ाया, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों जो है वह जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ठीक है, वह जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सब पढ़ लिए, क्या बचा है? भाववाचक संज्ञा। तो हम उस पर चलते हैं, भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण, ठीक है, का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हाँ, के भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे में देख लीजिए, जैसे में गुण, गुण के हिसाब से देख लीजिए। कुशाग्रता, कुशाग्रता एक गुण है, ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा में आ गए। चतुराई, सौंदर्य, ये सब गुण है। भाव में देखिए कुछ, शत्रुता, मित्रता,
ईर्ष्या, ये सब भाव हैं, मन के भाव हैं। अवस्था में देखिए, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब भी भाव हैं। माप में देखिए, जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सब भाववाचक संज्ञा में अंतर्गत है। क्रिया में कुछ देख लीजिए, पढ़ाई, लिखाई, दौड़ धूप, ठीक है, ये सब भाव हैं। गति में देख लीजिए, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, ये सब भाव हैं। स्वाद में देख लीजिए, कड़वापन, कसैलापन, मिठास, प्यास, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अमूर्त भावना में देख लीजिए, दया, क्रोध, करुणा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम इस रूप से कह सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वह क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो होती हैं वह अदृश्य होती हैं, वह हमें दिखाई नहीं देती, हम उनको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बार बोला लंबाई जो है हाँ भाव है। तो एक लड़का कहता है कि सर जी कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम तो देख रहे हैं वो बड़ा हो रहा है, तो हम देख रहे हैं तो दृश्य हो गया। नहीं, वो अनुभव होता है कि हाँ वो बढ़ रहा है, तो वो लंबाई क्या है? वह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य रूप में जानी जाती हैं। ठीक ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक हो गया मूल या स्वतंत्र भाव, या अयौगिक भाव। और दूसरा हो जाता है यौगिक भाववाचक संज्ञा।
यौगिक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो मूल होते हैं उनमें क्या क्या आ सकते हैं देखिए, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, मोह, शोक, रोग, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, काम। ठीक, ये सब जो है कृपा, ये सब जो है ये मूल भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये मूल भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अच्छा, और यौगिक तब क्या कहेंगे, तो हम यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिसमें किसी प्रत्यय का योग हो, ठीक है, वो यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। ऐसी संज्ञाएं जिसमें किसी प्रत्यय का योग हो वे यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। और यौगिक भाववाचक संज्ञाएं किनसे बनती हैं, तो देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनेंगी, जातिवाचक संज्ञा से बनेंगी, फिर ये सर्वनाम से बनेंगी, फिर ये विशेषण से बनेंगी, क्रिया से बनेंगी, अव्यय से बनेंगी। इन सब से जो है भाववाचक संज्ञा जो बनती है, हाँ, वह संज्ञा यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात ऐसी संज्ञाएं जिनमें किसी प्रत्यय का योग हो वह यौगिक भाववाचक संज्ञा कहलाती है, और जिसमें कोई योग ना हो, कोई प्रत्यय ना जुड़ा हो, तो वह मूल भाववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, मोह, शोक, रोग, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, काम, कृपा, ये सब जो है ये मूल भाववाचक संज्ञा है, और ये जो है आपका यौगिक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें यही अंतर होता है। ठीक, तो अब हम ये सीखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, और जातिवाचक संज्ञा से कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती हैं, सर्वनाम से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लें, वेट करिएगा, बस कुछ सेकंड लगेंगे। बोर्ड साफ रहता है तो अच्छा लगता है। तो कुछ सेकेंड आपको लगा होगा, इसके लिए भाई हम खेद है हमें। ठीक है, और अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करते रहें, मेरा सपोर्ट करते रहें, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। डिजिटल बोर्ड मैं अपने पैसे से नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं आपके सहयोग से यूट्यूब के माध्यम से ही लगाना चाहता हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य है।
ठीक है, मैं इतनी मेहनत करूं कि यहाँ डिजिटल बोर्ड लग जाए। और तब तक आपको मेरा ये सपोर्ट करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और कमेंट हमें नहीं चाहिए, लाइक नहीं चाहिए, आप इसको शेयर करिए, वीडियो देखिए, अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो देखिए, ठीक है, इससे कुछ सीख रहे हैं तो देखिए, ठीक है, समझ में आया? तो आप इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए, देश एकेडमी चैनल पे मधुसूदन सर को देखें। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कौन कौन सी बनती है। तो जरा सा हम लोग आते हैं व्यक्तिवाचक से भाववाचक। हेडिंग दे सकते हैं आप, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ठीक, उसमें हम कुछ लेते हैं। पहले हम लेते हैं राम। आपको आ रहा तो बनाते रहिए, हम तब तक लिख रहे हैं। रावण, रावण, फिर हो गया शिव, फिर हो गया गांधी, फिर हो गया हिटलर, फिर हो गया हनुमान, फिर हो गया ईश्वर। ठीक है, ईश्वर। ये कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जिनसे हम लोग भाववाचक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अब तक तो आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए, राम से बनेगा रामत्व। राम से क्या बनेगा? रामत्व। रावण से बनेगा रावणत्व। शिव से बनेगा शिवत्व। गांधी से बनेगा गांधीवादी। हिटलर से बनेगा हिटलर शाही। हनुमान से बनेगा हनुमंता। ईश्वर से बनेगा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। तो ये कुछ व्यक्तिवाचक से हमने भाववाचक बनाए। अब हम लोग सीखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स को लिख रहे हैं, अगर आपको आता है तो आप बनाइए। ठीक है, जैसे मनुष्य, फिर मिला लीजिएगा हमसे, लड़का, पुरुष, नारी, बूढ़ा, गुरु, पशु, बच्चा, युवा, डाकू। ठीक है, मित्र, आदमी, ठाकुर, पंडित।
अब ये जो है, ये सब जो हैं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इन जातिवाचक संज्ञाओं को आप भाववाचक में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? तो इनका देखिए कैसे बनता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का बन जाएगा मनुष्यता। मनुष्य का क्या बनेगा? मनुष्यता। मनुष्यता बनेगा। लड़का, लड़कपन। लड़का क्या होगा? लड़कपन। ठीक है, लड़कपन, लड़कपन। पुरुष का क्या होगा? पुरुषत्व। पुरुष का क्या होगा? पुरुषत्व। पुरुष का पुरुषत्व। नारी का नारीत्व। नारी का नारीत्व। बूढ़ा का बुढ़ापा। बुढ़ापा। गुरु का गुरुत्व। ठीक है। पशु का पशुता। पशुता। बच्चा का बचपन। ठीक है, बच्चा का बचपन। युवा का यौवन। यौवन। डाकू का डकैती। डकैती भाव है, डकैती। मित्र का मित्रता, यह भाववाचक संज्ञा है। आदमी की का हो जाएगा आदमीयता। ठाकुर, ठाकुर की होती है ठकुराई। और पंडित जी की होती है पंडिताई। ठीक है, पंडित की क्या होती है? पंडिताई। तो इस तरह से हमने सीखा आपको, ये आपको कुछ बताए, हमने आपको कुछ सिखाया जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है। ठीक है, इसी आधार पर अन्य जातिवाचक संज्ञाएं भी भाववाचक संज्ञा में बदलती रहती हैं। बहुत सारे हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ उदाहरण के रूप में लिया है। हाँ, अब देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। कुछ सर्वनाम शब्द हम लेते हैं। सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी कुछ शब्द हम पहले देते हैं, आप उसको देखिएगा, अगर आता है तो बनाइए। आप, अपना, मम, निज, ठीक है, निज, फिर पराया, सर्व, अह। ठीक, आत्मन। ठीक है, तो ये कुछ भाववाचक संज्ञा है, बनाना है। सर्वनाम है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में आपको बदलना है। तो क्या हो जाएगा? आपका क्या होता है? आपका होता है आपा। आपा। अपना का क्या होगा? अपनत्व। 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 ठीक है, मम का क्या होगा? ममत्व। निज का क्या होगा? निजता। निजत्व या निजता। या निजता। पराया का परायापन। सर्व का सर्वस्व।
सर्वस्व, सर्वस्व। अहं का अहंकार, ठीक है। आत्मन का आत्मीयता, आत्मीयता। तो ये कुछ हमने देखा कि सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं, ठीक। अब आइए कुछ क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम लोग देखते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन कौन से कैसे बदलते हैं, ये भी आप देख लीजिए। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे ये आप लिख लीजिएगा, क्रिया से भाववाचक घबराना, थकना, सब क्रिया हैं। मिलना, चढ़ना, भटकना, रोना, रोना, ठीक है। फिर और लिख देते हैं, सजना, बहना, लिखना, दौड़ना, लड़ना, खेलना, ठीक। इनका क्रिया से भाववाचक बनाना है तो आप क्रिया से भाववाचक बनाइए, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद वीडियो चालू करिएगा। तब तक हम अव्यय से भाववाचक के लिए दे रहे हैं, फिर हम बताएंगे। अव्यय से भाववाचक, एक दूरी, नीचे, निकट, समीप, ठीक है। तो आइए क्रिया से जो भाववाचक है उनको हम बनाते हैं। तो घबराना, घबराना का हो जाएगा घबराहट, घबराहट। थकना, थकावट। मिलना, मिलना का हो जाएगा मेल, मेल। चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना का हो जाएगा चढ़ाई। भटकना, भटकना का भटकाव, भटकाव। रोना, रोना का हो जाएगा रुलाई, रुलाई। सजना, सजना का हो जाएगा सजावट।
सजावट। बहना का हो जाएगा बहाव। लिखना का हो जाएगा लिखना, लिखावट। दौड़ना का हो जाएगा दौड़। लड़ना का हो जाएगा लड़ाई। खेलना का हो जाएगा खेल। ठीक, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये है अव्यय से भाववाचक। दूरी, नीचे, निकट, समीप। ठीक, तो दूरी नहीं होगा, सॉरी, ये होगा दूर। दूर से होता है दूरी। दूरी भाववाचक है, दूर जो है अव्यय है। ठीक, दूर से होता है दूरी, इसको सुधार लीजिएगा। दूर से होगा दूरी। फिर नीचे से होगा निचाई। निचाई। निकट, निकट से होगा निकटता। निकटता। फिर समीप से होगा समीप्य। समीप्य। तो इस तरह से हमने अभी देखा क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। कुछ हम लोग देखते हैं विशेषण से भाववाचक। ठीक है, तो कुछ हम लोग देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सुंदर, दूसरा लिए वीर, तीसरा लिए धीर, ये विशेषता है। चौथा लिए बड़ा, यानी विशेषण है ये। पांचवा लिए हम लाल। छठा भोला। अधिक। और आठवां लिए हम ललित। ललित। ठीक है, तो इनका जो है आप, ये हमने विशेषण कुछ दिए हैं। अब विशेषण से आप इनको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, सुंदर से होगा, सुंदर से होगा सुंदरता। सुंदरता। सुंदरता या सौंदर्य भी हो सकता है। सौंदर्य। सौंदर्य, सुंदरता या सौंदर्य। वीर से होता है वीरता। वीरता। धीर से होता है, धीर से होगा धैर्य या धीरता या धैर्य। बड़ा से होगा बड़प्पन। बड़प्पन। लाल से होगा लालिमा। लाल से होगा लालिमा। भोला से होगा भोलापन। 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 अधिक। अधिक से होगा अधिकता या अधिक्य या अधिक्य भी हो सकता है। और ललित से होगा ललित्य। ललित्य। लालित्य, सॉरी, लालित्य। लालित्य। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ बताए जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। ठीक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं।
एक बात नोट कर लीजिएगा, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे जवानी, जवानी, जवानी एक भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसका अगर हम जातिवाचक संज्ञा बनाना चाहें, ठीक है, इसका हम जातिवाचक संज्ञा में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा जवानियां। अब जैसे ही हम बहुवचन बनाए तो ये भाववाचक क्या बन गया? जातिवाचक। तो किसी भाववाचक को अगर हम बहुवचन उसका बनता है और बना दिए तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुर्बानी, कुर्बानी, तो कुर्बानी का हो जाएगा कुर्बानियां। इसी तरह से मेहरबानी, मेहरबानियां, ठीक है, मेहरबानी, मेहरबानियां। आदत, आदतें, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना देते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। भाववाचक संज्ञा को जब हम बहुवचन बना देते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और बचा है, उसको भी देख लीजिए। कैसे जाने कौन सा शब्द भाववाचक है और कौन विशेषण है। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। कैसे हम जाने कौन सा शब्द भाववाचक है और कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक, तो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ के साथ कुछ जोड़ सकते हैं, मतलब कोई शब्द के साथ, ठीक है, किसी शब्द के साथ कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर जोड़ सकते हैं तो वह विशेषण होगा, और अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो वह भाव होगा। ठीक, जोड़ सकते हैं तो विशेषण होगा और नहीं जोड़ सकते हैं तो वह भाव होगा। ठीक है ना, जैसे देखो, जैसे मीठा और लिखे मिठास। ठीक है, मिठास। हाँ, तो मीठा जो शब्द है वो विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है। इसको कैसे पता चलेंगे? तो हम इसके साथ कुछ वस्तु या पदार्थ जोड़ते हैं। जैसे मीठा फल, मीठे आम, मीठा आम, तो हम जोड़ लिए। अगर जोड़ लेने से सार्थक शब्द बन रहा है, जैसे हमने बताया मीठा फल, मीठा आम, ठीक है, ये शब्द बन रहे हैं, तो अगर बन रहा है, जुड़ रहा है, तो वह विशेषण होगा, वह भाववाचक नहीं होगा। यानी मीठा जो है विशेषण, मीठा भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास, मिठास आदमी नहीं, गलत हो जाएगा। मिठास व्यक्ति या मिठास आम नहीं। मिठास क्या है? मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। तो मिठास के साथ कुछ नहीं जुड़ा, तो जिसके साथ नहीं जुड़ता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। और जिस शब्द के साथ कोई व्यक्ति या वस्तु जुड़ जाता है
वह विशेषण होता है। यह सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, और कुछ शब्द हम लेते हैं, जैसे खारा, एक दूसरा शब्द लिए खारा। ठीक, एक ले लिए खारापन। तो यह पानी खारा है कि यह पानी खारापन है? नहीं, इस पानी में खारापन है। ठीक, तो वह अलग बात। मतलब किसी वस्तु के साथ अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब किसी शब्द के साथ कोई वस्तु या पदार्थ जोड़ देते हैं, तब वह विशेषण हो जाएगा। जैसे खारा पानी, खारा पानी उपयुक्त है, सही है। तो खारा जो है विशेषण है, और खारापन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। खारापन क्या है? भाववाचक। यह भाव है, यह भाव है। ठीक, चलो और कुछ देखते हैं। जैसे देखो, जैसे हम लोग लिखे ईर्षा, ठीक, और लिखे ईर्षालु। ईर्षा के साथ क्या हम जोड़ पाएंगे कुछ? जैसे ईर्षा व्यक्ति, नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन कहें ईर्षालु व्यक्ति तो यहां जोड़ पाते हैं। ठीक है, ईर्षालु व्यक्ति के साथ मतलब ईर्षालु शब्द के साथ व्यक्ति जुड़ सकता है। ठीक, ईर्षालु आदमी, ईर्षालु व्यक्ति, ईर्षालु स्त्री, तो ईर्षालु के साथ जुड़ सकता है। तो ईर्षालु के साथ जुड़ा तो ईर्षालु हुआ विशेषण, और ईर्षा के साथ नहीं जुड़ा तो ये हुआ भाव। ठीक है, जैसे हम एक और ले लेते हैं, सुंदर, सौंदर्य। सुंदर महिला कि सौंदर्य महिला होता है, सुंदर महिला होता है ना। तो सुंदर शब्द जो है वह क्या हो गया? सुंदर के साथ जुड़ा तो सुंदर हो गया विशेषण, सौंदर्य हो गया भाव। तो जिस शब्द के साथ कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान या कुछ भी जुड़ जाए तो वह जो है वह विशेषण होगा, और जिसके साथ नहीं जुड़े वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती है। तो इस तरह से हम लोग भाववाचक में और विशेषण में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा का मैंने पूरा भाग कंप्लीट कर दिया है। मेरा पहला भाग और ये दूसरा भाग दोनों आप देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, और दोनों भागों में मैंने संज्ञा के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक, तो संज्ञा को कितने प्रकार से बांटा जाता है, ठीक, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक बार शुरू से रिवाइज कर देता हूं। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नाम है, और सभी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को हम लोग मूल रूप से दो भागों में बांटते थे, एक मूर्त संज्ञा, एक अमूर्त संज्ञा, या हम कहें कि एक मूल संज्ञा, एक अमूर्त मूर्त और अमूर्त बता दिए, एक यथार्थवादी संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवादी संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा को हम लोग इस आधार पर भी बांटते थे। लेकिन अगर संज्ञा के भेद पूछा तो संज्ञा के 3 ही भेद कहिएगा। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और अगर इसको कहे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? तो 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वो टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक में समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी होता है। गणना के हिसाब से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। व्युत्पन्न या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो वह होती हैं 3। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो प्रश्न आपसे आते हैं ये मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। ठीक, तो दोनों पार्ट आप देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, आपके लिए संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कुछ और भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हाँ, तो हमें अच्छा लगेगा। तो अगर आपको कुछ और करना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कह सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें। ठीक, पूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको ज़रूर निश्चित तौर से आपको लाभ पहुँचेगा। ये वीडियो आपको लाभ पहुँचाएगा, और अगर अच्छा लगता हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हिंदी के वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।